नमस्कार दोस्तों, टेल्स विद सुधा में आप सभी का स्वागत है। आज हम मृदुला हालन द्वारा लिखी कहानी डॉक्टर दीदी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे रुपए चाहिए। दोपहर के खाने के समय केतन ने मम्मी से कहा। कितने? उसकी प्लेट में चपाती रखती मम्मी पूछ बैठी। 3,000। 3,000? डोंगे में से सब्जी परोसती मम्मी का हाथ कांप गया। केतन का पारा गर्म होने लगा। 3,000 ही तो मांगे हैं, 3 लाख तो नहीं। खाने के समय मम्मी कोई लफड़ा पसंद नहीं करती। आवाज़ को शांत रखते हुए सहज होकर बोली, रकम ज़रूरत पर निर्भर करती है। ज़रूरत 3 लाख की हो तो 3,000 तो पूरी नहीं हो सकती। केतन ने कुछ हैरानी से मम्मी की ओर देखा। उनका शांत रहना उसकी सोची हुई योजना पर भारी पड़ रहा था। उसका ख्याल था सुनते ही वे झल्लाएंगी। ऐसे में अपना रौद्र रूप दिखाना आसान हो जाता है। शांत मम्मी से वह कैसे उलझे। बिना ऊंची आवाज़ किए धीमी आवाज़ में बोला, दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ। केतन, टुकड़ों में बताने की बात समझ नहीं आती। पूरी बात बताओगे तभी समझूंगी। मम्मी अभी भी शांत। केतन मन ही मन झल्ला रहा था। मम्मी उसका काम मुश्किल क्यों बना रही हैं। वे तनिक सा ऊंचा बोले तो चिल्लाकर उन पर हावी हो सकता है। थोड़ी देर चुप रहकर उसने बताया कि अभी 11वीं की परीक्षा खत्म हुई है। स्कूल खुलने में बहुत दिन है। वह एक दोस्त के साथ 15 दिन के लिए लेह घूमने जा रहा है। लेह 15 दिन? केतन, 3,000 रुपये तो कम पड़ेंगे। या तुम्हारे दोस्त का वहाँ कोई घर वर है? यह कतई अप्रत्याशित था। केतन खाना भूल गया। इतनी आसानी से पैसा मिल जाएगा, उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मम्मी का रुख इतना अनुकूल होगा, यह जानता तो और बड़ी रकम मांगी होती। आंखों में आशा की चमक से उसने माँ की ओर देखा। ना ना, कोई घरवर नहीं है। पर्यटन विभाग के सस्ते होटल होंगे, वही ठहरेंगे। ऐसा करो तुम 5,000 रुपये दे दो। कब जाना है? परसों। सब तय हो गया? हाँ। मम्मी की आवाज़ अचानक बदल गई। तुम घर में रह रहे हो या हॉस्टल में? घर में रहते हुए सैर सपाटे की योजना तो अंतिम रूप देने से पहले सबसे बात करनी जरूरी होती है। घर में माँ बाप हैं, बड़ी बहन है। किसी से पूछने की ज़रूरत तुमने नहीं समझी। बस हुक्म सुना दिया, जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है। केतन सक पका गया। अचानक उससे कुछ कहते नहीं बना। मम्मी ने ही कहा, तुमने पापा से वायदा किया था कि स्कूल खुलने से पहले तुम कमर्शियल आर्ट की कक्षाओं में भाग लोगे। तुम कमर्शियल आर्ट करना चाहते हो ना? वह तो यूँ ही कह दिया था। उसका ढीठपन वापस आने लगा। पापा की बात को यूँ ही हवा में उड़ा दिया और उम्मीद करते हो कि तुम्हारी आवारागर्दी के लिए वे फ़ौरन रुपया निकाल कर दे दें? केतन की आंखों में अवज्ञा का रंग लहराने लगा। रुपए मैं पापा से नहीं, तुमसे मांग रहा हूँ। कमाई तो पापा की है। वे कमाते तो हमारे लिए ही हैं। कमाते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, इधर उधर फेंकने के लिए नहीं। और फिर इस महीने रुपया निकालना मुश्किल हो जाएगा। नेहा का प्रोफेशनल कैंप लग रहा है, उस पर भी खर्च होगा। नेहा नेहा नेहा, केतन प्लेट सरकाते हुए जोर से चिल्लाया। तुम्हारी लाडली बेटी जब मांगे उसके लिए पैसे हर वक्त उपलब्ध। मेरी घर में कोई कदर ही नहीं। खबरदार, ऊंची आवाज़ में मत बोलना। तुम्हारी बहन अपनी मेहनत के बल पर डॉक्टर बनी है। डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ घर में मेरे साथ कामों में हाथ भी बटाती है। पापा का ख्याल रखती है और तुझे तो छोटे बच्चे सा प्यार करती है। दीदी की तारीफ सुन सुनकर मैं पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर ही बनी है ना? हजारों लड़कियां हर साल डॉक्टर बनती हैं। उससे कौन सा तीर मार लिया? कहते कहते वह पैर पटकता घर से बाहर चला गया। एक ही परिवेश में पलने बढ़ने के बावजूद इन दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर था। नेहा में वे सब गुण थे जो एक संतान में होने चाहिए। केतन ठीक इसके विपरीत था। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। बातें बड़ी बड़ी पर मेहनत करने का जिगरा नहीं। केशव वर्मा और शालिनी जब दिल्ली आए थे तो नेहा 2 साल की थी। 4 साल बाद केतन का जन्म हुआ। बचपन में उसकी प्रखर बुद्धि बात बात में झलकती थी। नेहा उस पर जान छिड़कती। गुस्से में पांव पटकता केतन घर से बाहर चला गया और शालिनी वहीं बैठी जिंदगी के पृष्ठ पलट कर देखने लगी। केतन शायद 8 साल का रहा होगा।
जब केशव ने उस दूसरी कंपनी में कार्यभार संभाला। नई कंपनी, नया काम, ऊंची पोजीशन, ढेर सारी जिम्मेदारियां। घर आने का कोई समय नहीं। बच्चों के साथ जो वक्त गुजरता था वह दफ्तर में गुजरने लगा। नेहा 14-15 साल की थी, समझदार थी, पर शायद केतन पापा की मजबूरी नहीं समझ पाया। पापा, कल आप मुझे अप्पू घर ले जाएंगे, आपने प्रॉमिस किया था। कल? कल नहीं बेटे, कल दफ्तर में ज़रूरी मीटिंग है। पापा, मेरा क्रिकेट सेट लाए? ओह, काम में एकदम भूल गया। कल नहीं, परसों ज़रूर ला दूँगा। पापा, आप हमारे स्कूल नहीं आए, सब बच्चों के मम्मी पापा आए, मगर मेरी सिर्फ मम्मी आई। अगले 3-4 साल पिता पुत्र के बीच इसी तरह का रिश्ता चलता रहा। प्रायः ऐसे वार्तालाप के बाद केशव अपनी मजबूरी और गलती के एहसास से छुटकारा पाने के लिए केतन को रुपया पकड़ा देते। शालिनी प्रतिवाद करती, उसकी आदतें बिगड़ जाएंगी, देखना वह तुम पर हावी होता जाएगा। उधर नेहा पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य एक्टिविटीज़ में भी चमक रही थी। घर में अक्सर दोनों की तुलना हो जाती। शालिनी अक्सर केतन से कहती, दीदी को देख, हर काम मन लगा कर करती है, एक तुम हो कि जब देखो मटर गश्ती सूझती है। समय के साथ साथ यह तुलना केतन को चुभने लगी। इस घर में दीदी ही सब कुछ है, मैं तो फालतू हूँ। शालिनी देख रही थी कि केतन उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था, पर पापा की अवज्ञा खोलकर करने लगा। उसने उसे बिठाकर समझाना चाहा, पापा के काम की अहमियत जतानी चाहिए, पर वह सुनता ही नहीं। अब पापा बेटे के बीच सिर्फ पैसों का रिश्ता रह गया था। पापा जो कहते केतन ठीक उसके विपरीत करता। पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि था, पर बैठकर पढ़े तो सही। शालिनी दोनों हाथों से सिर थामे बैठी सोचती रही, आखिर किसे दोष दूँ। तीसरे दिन केतन पापा की अलमारी से 4,000 रुपये निकाल कर चला गया। एक पर्चा छोड़ गया, ट्रिप पर जा रहा हूँ। इन्हीं दिनों नेहा को प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जाना था। MBBS करने के बाद किसी गांव में जाकर 1 महीने का काम करना अनिवार्य था। 4 लड़के लड़कियों का एक ग्रुप बना। इस ग्रुप को मनाली से आगे के गांव में जाना था। नेहा अपने 3 साथियों के साथ गांव में पहुंच गई। ये नए डॉक्टर गांव की हालत देखकर स्तब्ध थे। आज़ादी के 5 दशक बीत जाने के बाद भी गांव में न ढंग का अस्पताल, न प्रशिक्षित डॉक्टर। चारों ही जान से गांव वालों की बीमारियों से जूझने लगे। बदले में उन्हें गांव वालों का ढेर सारा प्यार मिला। एक दिन खबर आई कि दूर पहाड़ पर कोई दुर्घटना हो गई है, घायलों को लाया जा रहा है, ऑपरेशन की जो भी सुविधा उपलब्ध हो तैयार रखी जाए। झटपट गांव वालों के सहयोग से घायलों की देखभाल की तैयारी की गई। थोड़ी देर में खबर मिली कि 2-3 लोग पहाड़ से फिसल गए। आंधी से उखड़ा पेड़ उनके रास्ते में आ गया और वे उसमें अटक गए। किस्मत अच्छी थी जो चरवाही ने देख लिया, वरना खड्ड इतनी गहरी थी कि गिरने पर हड्डी पसली का पता भी न चलता। पहाड़ी मजदूर 2 घायलों को पीठ पर लादे गांव में लाए। उनका चेहरा देखते ही नेहा सिहर उठी। उसके सामने केतन और उसका मित्र बेहोश पड़े थे। केतन के माथे पर गहरी चोट आई थी। उसके दोस्त की टांग पर घुटने के नीचे बुरी तरह मांस फट गया था। वैसे जान को खतरा नहीं था। संयोग ऐसा पड़ा कि ऐसे समय में ग्रुप के 2 डॉक्टर 1 सप्ताह के लिए पास के गांव में गए हुए थे। नेहा और उसके साथी डॉक्टर ने घाव साफ किए, टिकटाके लगाए। वे दवाइयाँ जो वहाँ उपलब्ध नहीं थी, एक आदमी को मनाली भेजकर मंगवाई। नेहा ने साथी डॉक्टर को विश्वास में लेकर केतन के बारे में उसे सब कुछ बताते हुए कहा, उसे यह मत बताना कि मैं नेहा हूँ। जब वह होश में आ जाए तो तुम ही उसे अटेंड करना। अगले दिन दोनों को होश आया, खून काफ़ी बह गया था। तीसरे दिन कमजोरी कुछ दूर हुई। डॉक्टर ने उन्हें बताया वे किस हालत में यहाँ लाए गए थे, और यह भी कि अगर यह लेडी डॉक्टर न होती तो तुम दोनों राम को प्यारे हो गए होते। केतन की पहली प्रतिक्रिया थी, एक महिला डॉक्टर ने मुझे बचाया। होश में आने के बाद 2 दिन तक नेहा उसके सामने नहीं आई। वह जब उस लेडी डॉक्टर के बारे में पूछता तो जवाब मिलता, व्यस्त हैं। 2 दिन और बीत गए। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने कहा, आज वह लेडी डॉक्टर तुम्हें देखने आएंगी। केतन मनी मन उसका कृतज्ञ था। सोच रहा था कैसे उसे धन्यवाद देगा। डॉक्टर कमरे में आई। केतन चारपाई पर उठकर बैठ गया। कैसे हो केतन? केतन को मानो पलक झपकाना ही भूल गया। दीदी, और यहाँ मुझे पहचानते हो या यादाश्त खो बैठे हो?
नेहा ने आगे बढ़कर उसका माथा छुआ। आज बुखार नहीं है। इन कुछ क्षणों में एक मानो केतन के मन मस्तिष्क में आंधी उमड़ती चली गई। मैं दीदी से कितना चिढ़ता था, उन्हें तंग किया करता, उनकी कोई बात नहीं मानता। मुझे यही लगता कि दीदी को कुछ आता जाता नहीं, बस नाम की डॉक्टर हैं। मम्मी पापा और मुझ पर रौब जमाने के लिए ढोंग करती हैं। उसी दीदी ने आज मुझे बचाया। गांव वाले उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। मैं अभागा अपने निठल्लेपन को ढकने के लिए उन्हें उल्टा सीधा बोलता रहा। अब मैं दीदी से आंख नहीं मिला सकता। उसकी विचार श्रृंखला खत्म ही नहीं हो रही थी। नेहा सोचने लगी, शायद केतन उसे यहाँ देखकर खुश नहीं है। उसके माथे से हाथ हटाकर वह जाने लगी। तभी केतन को होश आया। झपट कर नेहा का हाथ पकड़कर आंखों से लगाकर रो दिया। उसकी आंसू थम ही नहीं रहे थे। नेहा सब कुछ समझ रही थी। इन आंसुओं के साथ मानो वह अपना सारा अपराध बोध बहा देना चाहता था। मुझे माफ़ कर दो दीदी। बड़ी कठिनाई से यह शब्द उसके मुख से निकले। नेहा ने उसको गले लगा लिया। किस चीज़ की माफ़ी मांग रहा है तू? दीदी, मैं भटक गया था। तुम मेरे बारे में सब जानती हो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। दीदी, आज तुम्हारा भाई तुम्हें वचन देता है, वह तुम्हें कुछ बनकर दिखाएगा। बहते आंसुओं से नेहा ने उसे बाहों में भर लिया। ये थी एक प्यारी सी कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।